हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे फुलब्राइट पाकिस्तान पे। और इस पे बात करने का जो तरीका हम ले रहे हैं वो ये है कि 4 सक्सेस स्टोरीज से हम लेसन्स लेंगे और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे एप्लीकेशन पर, रिसर्च प्रपोज़ल पर, जिसको आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इंटरव्यू। इसको हमने टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम एप्लीकेशन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सी यू सून। क्योंकि एप्लीकेशन इसकी बहुत लंबी है। फुलब्राइट ऐसी चीज नहीं है जो आप डेडलाइन से 6 घंटे पहले कहें कि भाई कोई इधर से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो और जमा करा दो। ऐसे नहीं हो सकता। सही। आप चीजों को देखें और फिर ये भी देखें कि किस पे कितना टाइम लगेगा, कौन सी चीज पहले शुरू करनी है। ये ना हो जो छोटे छोटे सवाल हैं उनके जवाब आप लिख के बैठ जाएं और आखिरी दिन कहें कि अच्छा भी मेरे तो बस वो 2 ऐसे रह गए और जीआर ही देना है। तो आप सही। टाइमलाइन बनाएं। जो हम लिख रहे होते हैं ना रिसर्च स्टेटमेंट को, तो हमारी अंदर कोई ऐसी रूह आ जाती है जिसके अंदर कोई हमें वर्बल डायरिया हो जाता है। इधर उधर के हर जगह के ना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड हम अपने रिसर्च स्टेटमेंट में डालना चाहते हैं। जो आपका पढ़ने वाला है वो जरूरी नहीं आपकी फील्ड से हो, ठीक है। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू यूज लैंग्वेज दैट इज कॉम्प्रिहेंसिबल बाय द पर्सन हु इज बियॉन्ड योर फील्ड। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से पता चल जाना चाहिए। जब वो अपने किसी भी तालीमी इदारे में ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है तो उसको पता चल जाना चाहिए कि मैंने फुल ब्राइट पे पीएचडी करने इम्तिहान है, और उसी हिसाब से उसको 2 चीज़ों पर तवज्जो देनी है, एक अंग्रेजी के ऊपर और एक हिसाब के ऊपर। अंग्रेजी के लिए उसको किताबें पढ़ने की थोड़ी सी लत लगनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा हिसाब के लिए ओ लेवल का मैथ, सिर्फ ओ लेवल का मैथ। एक स्टूडेंट को पता चल जाता है कि फुलब्राइट की एप्लीकेशन ओपन है और वो एप्लीकेशंस ले रहे हैं, तो स्टूडेंट शुरू कहाँ से करे? आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आज के सेशन में आपने पार्टिसिपेट के लिए एग्री हुए। और आज का जो सेशन है वो है फुलब्राइट स्कॉलरशिप, जो पाकिस्तान से एप्लीकेंट्स आते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है और किस किस स्टेजेस से उनको गुजरना पड़ता है। क्योंकि आप सब लोग वो हैं जिन्होंने खुद ये किया है, तो नो वन कैन टेल बेटर देन यू। तो मकसद यही है ताकि लोगों के लिए प्रोसेस जो है वो थोड़ा आसान बनाया जा सके। तो सबसे पहले मैं ज़िनार से शुरू करूँगा कि प्लीज़ अपने आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें और आप कहाँ पे पढ़ रही हैं और किस साल में आप फुलब्राइट स्कॉलरशिप से आई हैं। मैं ज़िनार हूँ, मेरा ताल्लुक कराची से है और 2018 में मैं अमेरिका आई थ्रू फुलब्राइट। प्रोग्राम है और मेरे प्रोग्राम का नाम है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। बेसिकली ताल्लुक मेरा स्कूल ऑफ एजुकेशन। नाइस। और किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रही हैं? सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी, नाइस, न्यूयॉर्क में। थैंक यू। जी रबिया, आप प्लीज़ काइंडली इंट्रोड्यूस करवा दें अपने आप को। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम राबिया मुनसफ खान है और मैं भी ज़िनार के कोहर्ट से ही हूँ। मैं भी अगस्त 2018 में ही यहाँ पे आई थी और हम एक ही शहर में होते हैं, सिरैक्यूज़ में। और जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो सुनी ईएसएफ है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, कॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड फॉरेस्ट्री। और ये समझ लें ज़िनार की यूनिवर्सिटी जो सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी है उसके साथ बस ये दोनों बहनें हैं जो इकट्ठी हैं, एफिलिएटेड हैं एक-दूसरे के साथ। ओके। और जो मेरा प्रोग्राम है वो एनवायरमेंटल रिसोर्स इंजीनियरिंग है, जो डिपार्टमेंट है, और मेरी स्पेशलाइजेशन है वो जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो बेसिकली मेरा काम सैटेलाइट इमेजरी के साथ है कि सैटेलाइट इमेजरी को इस्तेमाल करके सिंपल अर्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब दुनिया को हम देखते हैं सैटेलाइट के थ्रू। जी और जी। जो मेरा रिसर्च फोकस है वो है वाटर क्वालिटी पे, जो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं उनकी वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग और मैपिंग पे। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। जी इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी इसी कोहॉर्ट में 2018 अगस्त में अमेरिका पधारा और मैं पीएचडी कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल साइंसेस में। ये ऑरेंज काउंटी में चैपमैन यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया में।
और मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो जीन थेरेपी है। मोर स्पेसिफिकली मैं जीन साइलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी के। थैंक यू सो मच। मेरा नाम हमाद चीमा। मैं 2009 में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर मास्टर डिग्री के लिए आया था और नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से टेक्सटाइल केमिस्ट्री में मैंने मास्टर्स की फुल ब्राइट स्कॉलरशिप से। उसके बाद फिर मैंने यहीं से टीचिंग असिस्टेंटशिप पे PhD भी की। मेरा मेजर फाइबर एंड पॉलीमर साइंस था और केमिस्ट्री मेरा माइनर था। जिससे मैं शुरू करना चाहूँगा वो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बल्कि जनरल से शुरू करते हैं। मैं रबिया से पूछना चाहूँगा कि आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का कैसे पता चला और आपको कैसे लगा कि यू कैन विन इट? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरी असल में जो बड़ी बहन है, वो फुल ब्राइट पे आ चुकी हुई थी मास्टर्स के लिए इन 2007। तो इसलिए मुझे उन्होंने ही फ़ोर्स किया था कि तुमने अप्लाई करना है और लाज़मी करो। और अभी मेरा मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, पर उन्होंने मुझे बताया कि इसके प्रोसेस में 1 डेढ़ साल लग जाता है। सो अगर आप इस साल अप्लाई करोगे तो आप अगले साल जाओगे, तो साल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। सो मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरी सिस्टर है। उनके थ्रू मुझे पता चला और उन्होंने मुझे फिर सारे प्रोसेस में गाइड भी किया था। वंडरफुल। जी ज़ीनार, यही क्वेश्चन आपसे। तो मेरा तो बड़ा ऑकवर्ड सा रिस्पॉन्स होगा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था कि फुल ब्राइट क्या भला है। सही। तो मैंने तो ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप्स के लिए ढूंढना शुरू किया था, क्योंकि मेरी कजिन रहती है ऑस्ट्रेलिया में। मैंने कहा शायद उनके घर पे क़याम हो जाएगा और कहीं स्कॉलरशिप मिल जाएगी और कुछ हो जाएगा। तो बस ऑस्ट्रेलिया से शुरू किया। फिर मैंने कहा यूएस की भी एक स्कॉलरशिप का एक कलरफुल सा जो है पैम्फलेट टाइप की चीज़ मेरे हाथ में लग गई कहीं से। तो मैंने कहा ये फुलब्राइट नाम है इसका, ज़रा सर्च करते हैं क्या है ये। तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं, कोई फुलब्राइटर कॉन्टैक्ट में नहीं, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं पता था। कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। सही। तो आई अप्लाइड लाइक रियली एट इन ऑस्ट्रेलिया टू आई थिंक 2 यूनिवर्सिटीज़। उसके साथ फिर मैंने फुलब्राइट के लिए भी अप्लाई कर दिया। ओके। तो इत्तेफाक ये हुआ कि बस फुलब्राइट के जो प्रोसेस में लेकिन 2 साल लग गए मुझे अप्लाई करने में। मुझे जब पता चला था तो 2016 में पता लग गया था कि ये फुलब्राइट नाम की कोई चीज़ है। और एक फनी सी बात मैं आपको बताऊँ, मेरे मोबाइल का कवर जो था लाइक बैकग्राउंड स्क्रीन थी, 2017 से लेकर 18 तक वो फुलब्राइट का जो पैम्फलेट है वो मेरे मोबाइल की स्क्रीन। वाओ। तो जब भी मैं देखूँ, ताकि मेरी जॉब से मेरा ध्यान जब भी हटता है, जब भी जॉब का काम खत्म होता है, तो पहला काम जो है वो फुलब्राइट की चीज़ें उठाना है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है जिस पे हम जी, बात करेंगे अभी तफसील से। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो एक के बाद एक चीज़ बिल्ड करते गए और 3 यूनिवर्सिटीज़ में लाइक फुलब्राइट प्लस 2 अदर यूनिवर्सिटीज़ आई वाज़ अप्लाइंग एट द सेम टाइम। वंडरफुल। जी इमरान भाई, आपको किस गली से इसका पम्फलेट मिला था? अच्छा जी, मुझे पम्फलेट तो नहीं मिला। मैं 2016 में अमेरिका आया था। आया किसी और मकसद के लिए था और मैं ये सोच रहा था कि मैं अमेरिका में पीएचडी कर लूँगा। तो पहले यहाँ पर आता हूँ विज़िट वीज़ा पे। मैं विज़िट वीज़ा पे आया था और मैं फार्मेसी के लेवल्स एग्ज़ाम दिए थे। फिर यहाँ पर कुछ यार दोस्त मिल गए, उन्होंने बताया कि भाई ये यहाँ पर पीएचडी ऐसे नहीं होती जैसे यूरोप में होती है, कि आप प्रोफ़ेसर से मिल लेते हो और वो प्रोफ़ेसर जो है वो आपको एडमिशन दे देता है। आप फुलब्राइट के लिए अप्लाई करें और उसके लिए जीआरई देना पड़ेगी और टॉफल देना पड़ेगा। मैं फिर बड़ा मोटिवेटेड होकर वापस पाकिस्तान गया और मैंने जीआरई की और टॉफल की तैयारी की और पढ़ा मैं पहले से रहा था। तो फिर बस मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर कोई इतनी ख़ास सलाहियत नहीं थी और मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में पीएचडी में दाखिला ले भी चुका था। वाओ। बस इत्तेफ़ाकन उनका इंटरव्यू की कॉल आ गई और मुझे याद है कि इंटरव्यू की जब कॉल आई मुझे, तो उन्होंने कहा जी आपका इंटरव्यू है यूएससीएफटी इस्लामाबाद में, तो आप आ जाइएगा इस तारीख को। बस वो फिर इंटरव्यू करते हुए भी फिर वो भी आगे, जैसे हम आगे चलेंगे कि वो क्या प्रोसेस था। तो इस तरह से मुझे पता चला। तब यानी कि मुझे बहुत पहले इल्म नहीं था, बाद में इल्म हुआ। जब 2016 में मुझे पता चला था, 2017 अप्रैल में अप्लाई किया था और 2018 अगस्त में हम यहाँ पर आ गए।
जी, मेरी भी स्टोरी ज़्यादा ज़िनार से मिलती है। मुझे भी कोई कुछ नहीं पता था फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का। मेरी छोटी बहन जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मास्टर डिग्री कर रही थी और मैंने बीएस इंजीनियरिंग की हुई थी, जॉब कर रहा था मिल में। तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वाले आए, वो उसकी पब्लिसिटी के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो वो फॉर्म्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मेरी बहन ने एक फॉर्म मेरे लिए भी ले लिया। तो उसी फॉर्म को फिल करके, उस वक्त पेपर एप्लीकेशन होती थी, तो उसी को फिल करके फिर जो पेपर एप्लीकेशन थी, जो भी खुद डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर सके, तो उसी को फिल करके जो है ना वो मैंने फिर उसको सबमिट करवाया। रिकमेंडेशन लेटर्स भी उसी तरह ही गए। तो मुझे फिर इस तरह फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का पता चला था। किसी फुल ब्राइट से रब्ता नहीं था, किसी और बंदे से कुछ नहीं पूछा कि क्या क्या कुछ होगा। जो मुझे समझ आई, जितना पता चल सका उसके रिटर्न प्रोसेस से, तो उसी के ज़रिए सब कुछ किया। वंडरफुल। आई थिंक वी हैव मिक्स ऑफ पीपल व्हिच इज़ रियली गुड। और तो सबसे पहले शुरू करते हैं एप्लीकेशन, यानी सबसे छोटी सी सजेशन लेना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट को पता चल जाता है कि फुल ब्राइट की एप्लीकेशन ओपन है और वो एप्लीकेशंस ले रहे हैं, तो स्टूडेंट शुरू कहाँ से करे? तो इमरान साहब से पूछूंगा सबसे पहले कि आपके ख्याल में एक स्टूडेंट को कहाँ से शुरू करना चाहिए? अगर तो हमारे जैसा नहीं बनना और अब दुनिया भी बदल गई है, चैलेंज बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से पता चल जाना चाहिए, जब वो अपने किसी भी तालीमी इदारे में ग्रेजुएशन के लिए जा रहा है, तो उसको पता चल जाना चाहिए कि मैंने फुल ब्राइट पे पीएचडी करने इम्तिहान है। और उसी हिसाब से उसको 2 चीज़ों पर तवज्जो देनी है, एक अंग्रेज़ी के ऊपर और एक हिसाब के ऊपर। अंग्रेज़ी के लिए उसको किताबें पढ़ने की थोड़ी-सी लत लगनी चाहिए, ठीक है? और दूसरा हिसाब के लिए ओ लेवल का मैथ, सिर्फ़ ओ लेवल का मैथ, D1, D2, D3 मौका मिले तो किसी को पढ़ा लो, ना मिले तो खुद पढ़ लो, ये। लेकिन अब जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, उनके लिए भी पहले जीआरई करना है और टॉफल करना है। इसके अलावा मतलब ये सबसे पहला काम ये है कि आपने जीआरई और टॉफल कर लेना है, और इस पे हमने पिछला प्रोग्राम भी किया था। सही। उसके बाद जब वो कर लें तो फिर एक वेबसाइट है ustfp.org, उसके ऊपर जाएँ और पढ़ने की कोशिश करें। फेसबुक, टिकटॉक के अलावा भी गूगल के ऊपर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, उसको पढ़ने की कोशिश करें। सही। उसके लिए डेडिकेटेडली कुछ 6 घंटे, 4 घंटे ज़िंदगी के निकाल के उसको सिर्फ़ पढ़ें, इन्फॉर्मेशन लें और लोगों से बात करें, ठीक है? यही क्वेश्चन मैं जिनार से पूछना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट को पता चल गया है कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन ओपन है, तो सबसे पहली चीज़ वो क्या करेगा? थोड़ा-सा अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। 2016 में जब पता चला तो पूरा फॉर्म जो है वो पीडीएफ में अवेलेबल था। तो प्रिंट करके खाली अपने डेस्क पे रख दिया था। रोज़ उसको देखा करती थी कि उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एक काम करें, पहले एक मैप बना लें पेपर पे। दिस इज़ हाउ आई वर्क। सो एक पेपर लें, उसमें मैप बना लें कि क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, रिसर्च स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, रेफरेंस लेटर्स रिक्वायर्ड हैं। ये सब उसमें लिखा हुआ है पूरे पैकेट में। आप उसको स्क्रॉल करें, कॉपी पेस्ट करें, वर्ड डॉक्यूमेंट पे पेस्ट करें, प्रिंट निकाल के अपने डेस्क पे रखें। सही। तो और उसको देखते रहें जब तक आपको समझ नहीं आ जाती एक-एक चीज़ उसके अंदर की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक। और आई थिंक दैट्स हाउ आई स्टार्टेड गोइंग। और फिर मैं देखती गई कि जीआरई देना है तो फिर उसके स्कोर ऑप्टिमम क्या होना चाहिए, टोफल देना है तो उसके स्कोर क्या होने चाहिए। सही। तो एक मैप बना लें कि क्या-क्या रिक्वायर्ड है और सही। उस मैप के अकॉर्डिंगली फिर एक-एक करके उसको टिक करते जाएँ एक्सरसाइज को। ये ठीक। मैंने करी। ठीक। जी। जी रबिया, आपको तो बड़ी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी। आपका क्या तरीकाकार था जब आपको पता चला? देखिए, बेशक फर्स्ट एड इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वो काफ़ी पुरानी थी। उस टाइम पेपर बेस्ड एप्लीकेशन थी, इस टाइम पीडीएफ बेस्ड थी। लेकिन बात वही है, मैं ज़िनार की और साजिद भाई की वो बात को सेकंड करूँगी कि आप पहले देखें, क्योंकि एप्लीकेशन इसकी बहुत लंबी है। फुलब्राइट ऐसी चीज़ नहीं है जो आप डेडलाइन से 6 घंटे पहले कहें कि भई कोई इधर से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो और जमा करा दो। ऐसे नहीं हो सकता। सही। आप चीज़ों को देखें और फिर ये भी देखें कि किस पे कितना टाइम लगेगा, कौन-सी चीज़ पहले शुरू करनी है। ये ना हो जो छोटे-छोटे सवाल हैं उनके जवाब आप लिख के बैठ जाएँ और आखिरी दिन कहें कि अच्छा अभी मेरे तो बस वो 2 ऐसे रह गए हैं और जीआरई देना है।
तो आप सही। टाइमलाइन बनाएँ कि क्या चीज़ पहले करनी है, हम्म, क्या चीज़ बाद में करनी है सही। और एसेज़ के लिए टाइम रखें। मतलब कि 2-3 महीने आप टोटल रखें आराम से हम्म, अपनी एप्लीकेशन को तैयार करने के लिए, क्योंकि आपने फिर दूसरों से रिव्यू भी करानी होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, इसकी भी हम्म, गुंजाइश रखें सही कि सही। आप अपनी एप्लीकेशन पढ़वाएँ जो जी लोग आपको जानते हैं, ताकि उससे पता चले कि आप कोई अपनी ज़िंदगी का अहम एस्पेक्ट मिस तो नहीं कर रहे। सही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग आपको जानते हैं, आप उनसे बढ़वाएँ अपनी एप्लीकेशन और उसके लिए टाइम रखें। ये तो नहीं होगा कि इतनी बड़ी एप्लीकेशन आप कहें कि ये भई आप मुझे 2 घंटे में रिव्यू करके दे दें, ऐसे तो कोई नहीं देता। तो वही बात है ज़िनार वाली बात कि मैप बनाएँ और टाइमलाइन बनाएँ कि कौन-सी चीज़ पहले करनी है, कौन-सी आखिर में करनी है। गॉट इट। आप सबने ये बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल उसमें बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं। यानी एप्लीकेशन आती है, उसको प्रिंट करके रख लें, अपना एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, और एक जो प्रैक्टिकली उस पर जितना टाइम चाहिए उसको उतना टाइम भी दें। उसको लिखने में भी, रिव्यू करवाने में भी, और फिर जो एग्ज़ाम्स लेने हैं जैसे सब ने बताया, तो उसके लिए भी टाइम रखें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ये जो 4 से 5 माह का वो टाइम देते हैं डेडलाइन तक, इट कैन चेंज योर लाइफ, और उसको फिर उसी तरह अहमियत भी दें। तो इंशाल्लाह अगर आप ऐसा करते हैं तो आप रिजल्ट ज़रूर देखेंगे। सही। तो अभी नेक्स्ट मैं चलूँगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव की तरफ। यानी रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें कौन से हिस्से होने चाहिए, और एक जो बच्चा बैचलर डिग्री करके आता है 16 साल की तालीम पाकिस्तान से, जिसने शायद इंटर्नशिप की हो, इसके अलावा कोई रिसर्च एक्सपीरियंस ना हो, तो वो स्टूडेंट कैसे एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख सकता है। और मेरे ख्याल में उसमें उन्होंने लिमिट दी हुई होती है कि 1 या 1.5 पेज होना चाहिए। तो अ, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस था, कैसे आपने शुरू की और आप लिख सके, और क्या फिर कहीं से रिव्यू भी करवाया था? तो रबिया, आपसे मैं चाहूँगा कि शुरू करूँ इस पे। प्लीज़ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस क्या था आपका? बिल्कुल। असल में मैंने तो पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, तो मेरा जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव था वो तो मेरे मास्टर्स की थीसिस की बेस पे था। लेकिन जैसे आपने बोला कि जो बैचलर्स में होते हैं, कुछ नहीं उतनी ज़्यादा रिसर्च का उनको नहीं पता होता। तो एक बात ये भी है कि फुलब्राइट में मास्टर्स और पीएचडी की रिसर्च ऑब्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट थोड़ी फ़र्क है। मास्टर्स वालों को इतनी डिटेल में नहीं जाना पड़ता अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव में कि वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बताएँ। वो सिर्फ़ ओवरऑल फ़ील्ड और उसकी अहमियत पे बात कर सकते हैं। जबकि पीएचडी के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, वापस आके आप क्या करेंगे, ये सबसे ज़रूरी बात है कि वो असल बात ये है कि वो आप पे इतने पैसे क्यों लगाएँ, आपकी डिग्री का वापस पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? आपके आगे के इरादे क्या हैं? कि फुलब्राइट पे पीएचडी करके फिर जो आपने तालीम हासिल की है, जो एक्सपीरियंस उधर से लिया है, वो आप वापस आके उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? वो किस तरह से पाकिस्तान के काम आएगा? तो इस चीज़ पे जो बच्चे मैंने बहुत सारी ऐसे मैं रिव्यू करती हूँ हर साल, तो उसमें जो बच्चे होते हैं वो ये पार्ट बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं कि वापस उसकी अहमियत पाकिस्तान आके क्या है। वो बस फुलब्राइट लेने तक की हद तक जाते हैं। जबकि उन्हें ये बताना चाहिए कि फुलब्राइट इज़ जस्ट अ मीन, फुलब्राइट एक ज़रिया है उनके लाइफ गोल पूरे करने का। सही फुलब्राइट उनका लाइफ गोल नहीं है। इस तरह एप्लीकेशन नहीं पूरी करनी कि जी बस फुलब्राइट ले लिया और काम खत्म। सही। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव में आप ये बताएँ कि आप जो काम करेंगे उसकी अहमियत क्या होगी? क्या हम्म, सीख के आएँगे? कैसे उसको अप्लाई करेंगे पाकिस्तान में आके? वंडरफुल हो गया। जी जीनार, आपका क्या फीडबैक है इस पे? सो मैंने मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि मैंने 2 साल 3 साल पढ़ाया अंडरग्रेड्स को, उसके बाद जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो अंडरग्रेड्स को पढ़ा रही थी, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी, तो थोड़ा बहुत रिसर्च का आइडिया था, एमफिल कर लिया था, 2 डिसर्टेशन लिख ली थी, तो थोड़ा बहुत आइडिया था कि रिसर्च है क्या। हम्म, एक जो अंडरग्रेड स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, उसके लिए थोड़ा शायद डिफिकल्ट हो इवन द वर्ड रिसर्च बिकॉज़ द वे आवर यूनिवर्सिटीज फंक्शन, राइट? जी। सो ये सोचना कि हम नॉलेज में किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज का पता होना ज़रूरी है। हम्म, तो ये पता होना चाहिए कि फील्ड में चल क्या रहा है और मुझे आज ट्रेंड्स क्या है फील्ड में और कौन-सी फील्ड पार्टिकुलरली मुझे इंटरेस्ट करती है। मुझे थ्रू इंटर्नशिप्स आई थिंक मालूम पड़ सकता है। मुझे तो मेरी जॉब के थ्रू बहुत मालूम पड़ा। तो क्योंकि मैं मेरी जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रिसर्च मेरी एक शायद 10-20% मेरा रिसर्च
कंट्रीब्यूशन के अंदर मतलब मेरे जॉब का हिस्सा था। ओके तो मैं आई कुडंट रन अवे फ्रॉम इट। सो मैंने तो ऑन जॉब सीखा है सही। कि रिसर्च आर्टिकल पढ़ना कैसे है। हम्म, उसमें से जब आप पढ़ना सीख जाते हैं, आई थिंक द बेस्ट जो रिसोर्स है, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में आता है, गूगल स्कॉलर पे जाएं और सर्च करें आर्टिकल को। एक आर्टिकल दिखता है, उसकी रेफरेंस लिस्ट उठा लें, पीछे पड़ जाए उनके ऑथर्स के, ठीक है। मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगी कि ऑथर्स के प्रोफाइल बना लें, 4-5 ऑथर्स ऐसे हों जो आपकी फील्ड के हैं, जिनको आप जान लें कि वो लिखते हैं किस बारे में, और फिर उनके ऊपर बिल्ड करते जाएं। इट्स अ फैमिली, सो कंसिडर इट एज अ फैमिली के ये 6 लोग हैं फैमिली के अंदर जो बड़े हैं फैमिली के, तो इनको जानना जरूरी है। तो जब आप उनको जान जाएंगे तो फिर उनके कजिन्स को भी जानना पड़ेगा, उनके भाई बहनों को भी जानना पड़ेगा। तो स्कॉलर्स की फैमिली को आप जान जाएं और उसके फिर देखेंगे उनके काम क्या है, तो वो कहाँ, ये बंदा कहाँ काम करता है, इसका काम किस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर है, और एक ही फील्ड के अंदर पूरी फैमिली होगी, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे को साइट कर रहा होगा। तो जो रेफरेंस लिस्ट या बिब्लियोग्राफी आप देखते हैं, हर आर्टिकल के नीचे जो रेफरेंस लिस्ट है, उसके अंदर कुछ साइटेशंस होती है जो रिपीट होती है, और कुछ सेमिनल साइटेशंस होती है, पुरानी साइटेशंस होती हैं जो कि लोग बार बार रिपीट करें, तो उनको पढ़ना सेंट्रल है। अगर आपको कुछ नहीं पता है फील्ड के बारे में, तो आप देखेंगे अगर जैसा मेरी फील्ड के अंदर कॉल्ब है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग साइकिल, तो उसको हर बंदा साइट करेगा, राइट। मूरे है, उसको हर बंदा साइट करेगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन है गुरुज मेरी फील्ड के। And I think it's a small line that is written in scholar.google.com, stand on the shoulders of giants. Yes. So first find out who the giants are, then start standing on their shoulders. That's what I would say. बहुत ही डिटेल्ड आंसर था, और बल्कि ये तो बहुत सारे जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके भी बड़ा काम आ सकता है कि उसका जो समरी है, जो चीज़ आपके काम आ सकती है एटलीस्ट टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड, वो यही है। और मुझे उम्मीद है कि बैचलर डिग्री वाले ये बात सुन के बेहोश नहीं होंगे। जी इमरान भाई, आपका क्या टेक है इस पर? मेरा टेक ये है कि आप पर उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया खर्च करना है, ठीक है? पूरा 2.5 करोड़ रुपया खर्च करना है उन्होंने। तो आपने उनको बताना है कि जी वहाँ पर आपके अंदर ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है जिसकी वजह से वो आप पर 2.5 करोड़ रुपया खर्च करें। सही। ठीक। अब आप ये सोचो कि मैं एक गैर संजीदा रवैये के साथ किसी से 2.5 करोड़ रुपया मांग रहा हूँ, तो आपको सीधी-सी बात है, कोई नहीं देने वाला। ठीक है? सबसे पहले संजीदगी ज़रूरी है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टडी ऑब्जेक्टिव या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो आपने उनको ये बताना है कि जी मेरी ये स्टडी करना क्यों अहम है पाकिस्तान के लिए। ठीक है? मेरा चूँकि फार्मेसी की फील्ड से है, और फार्मेसी की फील्ड में हमारे प्रोफेशन में ज़्यादा पीएचडीज़ जो हैं नहीं है, और या लीडरशिप इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो कि बड़ा मतलब नाम कमाया हो जिन्होंने। तो फिर उसके लिए अगेन जैसे पहले बात हुई है, मुझे फॉर्चुनेटली एमफिल कर लिया था, मैंने 2 एमफिल किए हुए थे, तो मुझे रिसर्च का तो आइडिया था ही। और फिर उस दौरान उसी से पाकिस्तान में चूँकि रिसर्च इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, तो मैंने अपने आप को बाँधा नहीं कि भई मेरे पास चूँकि रिसर्च इक्विपमेंट नहीं है, तो मैंने एक वही रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ते ये समझ में आ गया कि मैं रिव्यू आर्टिकल लिख सकता हूँ। ठीक है? अब वो मैं रिव्यू आर्टिकल ऐसा लिख सकता हूँ जो कि बहुत मतलब क्वालिटी का हो, जिसमें मैं कोई नया नॉलेज प्रोड्यूस कर सकूँ। जो कि ऐसा ना हो कि कॉपी पेस्ट हो, जिसमें मैं कुछ एनालिसिस पेश कर सकूँ। वो तभी मुमकिन है कि जब आपने उन रिसर्च पेपर्स को या उस फील्ड को, मैं नैनो टेक्नोलॉजी कर रहा था, तो मैंने कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स में एक अच्छा पेपर लिख दिया था। वो लिखा गया मेरे से बस, और उसकी फिर अच्छी साइटेशंस भी मिल गई। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने पूछा भी था मुझे कि भई ये जो तुमने पेपर लिखा है, इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? अब मुझे उसका जवाब भी आना चाहिए। मैंने कहा जी ये बारिश का पहला कतरा है, ये जो मैंने रिव्यू लिखा है, ये बारिश का पहला कतरा है, और हो सकता है कि इसको देखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्पायर हों, और मैं जब पाकिस्तान से वापस आऊँगा, तो मैं लोगों को रिसर्च करना सिखाऊँगा। ठीक है? और अमेरिका जो है वो हेवन है रिसर्चर्स के लिए, इसलिए मैं वहाँ पर जाकर पीएचडी करना चाहता हूँ। चूँकि मैं पहले से एकेडेमिया के अंदर हूँ, तो मैं मज़ीद तरक्की करके जब मैं पाकिस्तान में आऊँगा, तो हमारे पास फार्मेसी के अंदर बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है जिसको मैं ट्रेन करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं लीडरशिप प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ सेल्स पिच है कि अगर आपने ये सेल्स पिच
कि आपने उनको बताना है कि यू शुड और उसके पहले एक और बात ये समझना ज़रूरी है अगेन मैं फिर वहीं पर आ जाता हूँ बैक टू द बेसिक्स। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ये समझना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा जैसे रबिया के केस में अगर आप देखो, तो थोड़ा-सा इंस्पिरेशन लेना और अभी इन्फॉर्मेशन लेना ये ज़रूरी है। तो जब आप पहले से ही तैयार हो जाओगे, तो फिर आप गूगल स्कॉलर भी देख लोगे, फिर आप पबमेड भी देख लोगे, फिर साइंस डायरेक्ट भी देख लोगे, फिर जितनी भी डेटाबेसेस हैं वो सारी देखोगे और रिसर्च पेपर एक मजे की बात है कि रिसर्च पेपर पढ़ना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। उसमें ड्राउनी वो होती हैं, क्या कहते हैं, शक्लें होती हैं और वो अजीब लगता है कि पता नहीं वो टाइटल ही ऐसा होता है कि पता नहीं ये कोई शायद ही ऐसा है कि जिनके सर पे कोई सींग लगे हुए हैं, ये वो वाला काम करें। अगर आपको हाई स्कूल यानी कि जो आपको बेसिक्स है, वो आती है, तो टाइटल को समझना इतना मुश्किल नहीं। हमारे यहाँ अंडर ग्रेड के अंदर मेरे कोर्स में हम देखें तो हम तकरीबन 200 क्रेडिट आवर्स पढ़ते हैं, 200 क्रेडिट आवर्स पढ़ते हैं, जिसमें 51 या 52 कोर्सेज होते हैं। अगर आप 52 कोर्सेज पढ़ चुके हो, तो वो सारे के सारे साइंस के हैं और सारे के सारे रिसर्च आर्टिकल्स ही निकले हुए हैं। तो कोशिश और किताबें अगर आप देखो तो किताबों के ऊपर जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके ऊपर 1, 2, 3 और आखिर में बिब्लियोग्राफी भी ली होती है, लेकिन हम कभी भी 1, 2, 3 और बिब्लियोग्राफी पे नहीं जाते। हम ये कहते हैं कि उस्ताद ने जो प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, उसको रटा लगा के किसी तरह से ध्यान दें। तो वो थोड़ा-सा कल्चर थोड़ा-सा अपना चेंज करना पड़ेगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को अच्छा लिखने के लिए। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए तो इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती जैसे रबिया ने बताया, तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पीएचडी क्योंकि एक उन्होंने 5 साल के लिए आपको फंडिंग देनी है, रिसर्च और यहाँ पर आपको सिर्फ 2 साल के लिए फंडिंग लेनी है। तो जो 5 साल आपने उनके खर्चे के ऊपर यहाँ पर करना है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी फील्ड का अच्छा इल्म हो, ताकि आप यहाँ पर आकर एक्सेल कर सकें। बहुत थोड़ा-सा अच्छा। मुझे रियलिटी टच यहाँ पे देना है कि अब आप दिल बाँध के आए कि आपने अप्लाई किया है इस पर्टिकुलर फ़ील्ड के अंदर और इस फ़ील्ड के अंदर ही मैं रिसर्च करूँगी और कहीं हिलूँगी नहीं यहाँ से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो आपको प्रोफ़ेसर्स मिलते हैं जिनकी अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं, जिनकी अपनी लैब्स होती हैं। तो प्लीज़ ये आप सोच समझ के दिल बाँध के आइएगा कि यहाँ आके चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सही। लेकिन आपका ग्रास्प होना ज़रूरी है टू कन्विंस समबडी कि आपको इतने पैसे दे सकें और आप यहाँ पर आ सकें। तो दैट्स द डिस्क्लेमर। नहीं, ये ज़िनात ने बिल्कुल ठीक बात की है क्योंकि मैंने जो प्रपोज़ल लिखा था लाइक रिसर्च ऑब्जेक्टिव और अभी जो मैं काम कर रही हूँ, वो बिल्कुल 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सही। सो या जी। क्योंकि वो सिर्फ देखना चाह रहे होते हैं। उनका काम सिर्फ होता है देखना, सही। कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना है। असल में तो यहाँ पर पहले से सिस्टम बना हुआ है, ठीक है? और वो सिस्टम के अंदर आपको हिस्सा बनना पड़ता है और बाद में शॉक्स भी लगते हैं और ये नहीं कि फुलब्राइट या पीएचडी का जो एक्सपीरियंस अमेरिका से है, ये फुल ऑफ शॉक्स भी है, चैलेंजेस भी है। शुरू के कुछ लाइक आप यूँ समझ लो कि 3-4 महीने थोड़े-से मुश्किल होते हैं, उसके बाद आप मस्त हो जाते हो। यहाँ पर आप कहते हो ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। ये तो अब नई-नई चीज़ें पता चलती हैं। हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान में तो हम बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि कुछ पता ही नहीं है। हमें वो गाँव से उठ के मतलब पहले ये समझ लो गलियों में चढ़ रहे थे, अब हाईवे पे चढ़ गए। अब जब बंदा पहली दफ़ा हाईवे पे चढ़ता है और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा होता है और गाड़ियाँ यूँ शू-शू करके चल रही होती हैं, तो बंदे को फिर शुरू में तो वो घबराता है, लेकिन बाद में सीख जाता है, चलना सीख जाता है। और एक आई थिंक हम सॉरी नो, मैं नो, एक नो। और चीज़ का मेंशन करना चाहूँगी। जब हम श्योर। लिख रहे होते हैं ना रिसर्च स्टेटमेंट को, तो हमारी अंदर कोई ऐसी रूह आ जाती है जिसके अंदर कोई हमें वर्बल डायरिया हो जाता है। इधर-उधर के हर जगह के ना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड हम अपने रिसर्च स्टेटमेंट में डालना चाहते हैं। जो आपको पढ़ने वाला है वो ज़रूरी नहीं आपकी फील्ड से हो। ठीक है? तो इट्स इम्पोर्टेंट टू यूज़ लैंग्वेज दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिबल by the person who is beyond your field. So मेरी फील्ड का फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड एजुकेशन है, जरूरी नहीं है सामने एजुकेशनिस्ट बैठा हो, तो उसको सादे लफ्जों में समझाने की जरूरत है रिसर्च स्टेटमेंट के अंदर भी। दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज अराउंड राइटिंग रिसर्च स्टेटमेंट। वंडरफुल। बल्कि मुझे भी इस डिस्कशन से बहुत ही कुछ सीखने का मौका मिला है और मैं तो मास्टर डिग्री के लिए आया था, तो मैं समझता था मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने मुझे चूज़ कर लिया, लेकिन रबिया ने मेरी जो कन्फ्यूजन थी वो दूर कर दी है कि वो मास्टर डिग्री का था इसलिए उन्होंने मुझे रख लिया था। वंडरफुल।
मेरे ख्याल में जो लोग भी इस डिस्कशन को सुनेंगे इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो भी कमेंट्स और प्रैक्टिकल टिप्स आपने बताई हैं दे आर वेरी वेरी रेलिवेंट, और आई हाईली इनकरेज के जो भी स्टूडेंट सीरियस है और इस चीज़ को सुनेगा तो वो इसकी लिस्ट बनाए और इसको सामने रख के अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो तैयार करे, और इंशाल्लाह उसका 100% रिजल्ट निकलेगा, नहीं तो पैसे वापस। वंडरफुल। Thank you for watching these Fulbright Scholarship पाकिस्तान वीडियोस। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों का भी जो मुख्तलिफ जगह से कनेक्ट हुए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बहुत ही ओपनली शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि क़यामत तक ये वीडियो लोगों को फ़ायदा देती रहेगी। दुआओं में याद रखें। इफ़ यू लाइक एंड लर्न समथिंग प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, गिव द थम्स अप और सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ हम आने वाली नस्लों के लिए लाते रहेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।